Good morning, friends. Myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science. And today I am going to start my second topic of the chapter number 1, the solid state of class plus 2. And today my topic is types of crystalline solids on the basis of forces of attraction between constant particles. बेटा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और वहां मैंने आपको बताया था सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड वन इज अमorphous सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड अमorphous सॉलिड्स क्या है? विच हैव इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. अब जो हमारा ये सेकंड टॉपिक है, इसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जिनमें क्या है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, हम उनकी फर्दर टाइप्स देखेंगे कि उनकी फर्दर कितनी तरह के टाइप्स हैं, यानी कि उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे. लेकिन यहां क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स. तो यदि मैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे देखूं तो ऑल द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड, second one is covalent solid, third one is metallic solid, and the fourth one is molecular solid. कौन सी चार टाइप है में? आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर सॉलिड. और मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर जो है आगे वो 3 टाइप के हैं. वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो ये तीनों जो है ये वैसे देखा जाए सो दे आर molecular solids. So they are the categories of molecular solids. अब हम इनके बीच में फर्दर ये बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उसे मैं डिफरेंस के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा. यहां मैं इसे टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं. सबसे पहला वाला मैंने बनाया प्रॉपर्टी, उसके बाद ये 3 मेन टाइप के सॉलिड्स, और ये फर्दर मोलिकुलर सॉलिड्स के टाइप्स, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स. अब सबसे पहले प्रॉपर्टी देता हूं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते क्या हैं? निर्माण करने वाले कण. आपने पहला पढ़ा आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड है क्या? वास्तव में क्या है? दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स. दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स. और आपने आयनिक कंपाउंड्स में एक एग्जांपल पढ़ा है NaCl, लोअर क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, और वहां आपने पढ़ा भी था NaCl किस चीज से बना है. It is made up of 2 type of ion. One is Na positive ion, second is Cl negative ion. It means NaCl को डिसोसिएट किया तो उसने क्या बना दिया? Na positive ion and Cl negative ion. अब यदि मैं उल्टा चलता हूं, Na positive ion और Cl negative इन दोनों को मिलाता हूं तब जाके क्या बनता है? NaCl. यानी कि आयनिक कंपाउंड किन से बना? अपोजिट चार्ज के आयन से. तो आयनिक कंपाउंड और यहां आयनिक सॉलिड है, बात वही है सेम, सिर्फ इनका नाम आयनिक सॉलिड यहां रखा है क्योंकि ये सॉलिड के टाइप्स कर रहे हैं. So in this case the constituent particles are positively charged ions. Second thing, covalent solids. याद कीजिए बेटा, आपने +1 क्लास के अंदर चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें आपने कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था. जैसे आपको याद दिलाएं, A these are the atoms of, these are the 2 atoms of one element. This A gives 1 electron, this A gives 1 electron. These 2 electrons will come in between in the shared region, and due to sharing they will form a covalent bond. Clear? So covalent bond is present between atoms of same or different elements. So covalent solid है क्या? वो कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है. अब कोवलेंट बॉन्ड किनको जोड़ रहा है? एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि सेम एलिमेंट्स के एटम या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े, और उस तरह से कंपाउंड बनता है. उसका नाम क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड, और यहां कोवलेंट सॉलिड. क्लियर? सो इन दिस केस, कोवलेंट सॉलिड के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स. अब थर्ड है मेटालिक सॉलिड. आपने लोअर क्लास में पढ़ा था मेटल्स के बारे में. पढ़ा था हमने मेटल्स के बारे में क्या है? दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को लूज करने टेंडेंसी है, दे आर कॉल्ड मेटल्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल्स. इट मींस सपोज दिस इज द मेटल, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, then it will form N positive ion.
अब मैं इस माइनस इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दूं तो m दैट विल गिव m पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर वैसे देखा जाए तो जिसे पॉजिटिव चार्ज उसे क्या बोलते हैं, कैटायन, लेकिन यहां पर इसका एक स्पेशल नेम है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का एक स्पेशल नेम है, दीज आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो किसी मेटल को तोड़ा तो उसने क्या बनाया, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और उल्टा चलो जब इन्हें मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, मेटल। क्या बन जाएगा, मेटल। इट मींस किसी मेटल को बनाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या आ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। सो इन एवरी मेटालिक सॉलिड constituent particles are positively charged kernels and mobile electrons. Next thing, अब molecular solids है, तो याद रखिएगा जब molecular solid है तो constant particle क्या होंगे, molecules, यानी कि एक molecule दूसरे molecule के द्वारा अट्रैक्टेड होगा, या एक molecule का कोई एटम दूसरे molecule के किसी एटम के साथ जुड़ा होगा, यानी कि molecules are head with each other, तो इनमें forces होंगी intermolecular forces of attraction। तो constant particle क्या होंगे, molecules। अब मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के हैं, आपने प्लस में पढ़ा भी है, वन इज पोलर मॉलिक्यूल, सेकंड क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, whose net dipole moment is greater than 0, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, whose net dipole moment is equal to 0। तो जब पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स हैं तो उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के द्वारा हेल्ड होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड है, इनमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, या फिर आप याद कीजिए प्लस हमने अपने चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के एटम यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, उनके एटम्स। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने क्लियर कर दिया कि ये वास्तव में क्या है, इनके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल्स सेम हैविंग नेट डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन सेम है, बट साथ साथ एक और चीज है, इन दिस केस दे शुड कंटेन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। इनमें हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम कंपल्सरी होने चाहिए, चाहे 1 एटम हो, चाहे 2 एटम हो, चाहे ज्यादा हो, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम होना कंपल्सरी है, उसके बिना हम ये नहीं कह सकते। क्लियर हो गया चीज, यानी कि यहां भी पोलर मॉलिक्यूल है, यहां भी पोलर मॉलिक्यूल है, यहां भी नेट डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है, यहां नेट डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है, बट इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बट इस केस में क्या है, दे मस्ट कंटेन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। तो ये पहला पॉइंट था कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब हम जानते हैं किनके बीच में नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की नेचर। अब हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है, उनमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, अपोजिटली चार्ज आयन, यानी कि 1 is cation, सेकंड इज आयन। और आपने प्लस में पढ़ा भी है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और वो फोर्सेस कौन सी होती हैं, 10th में भी पढ़ा है, उससे शायद लोअर क्लास में पढ़ा हो। दीज फोर्सेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। आपने पढ़ा भी था, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट, कोवलेंट सॉलिड्स। कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। अभी एटम आपस में कैसे जुड़ेंगे, दे विल अटैच विद ईच अदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड, कांस्टेंट पार्टिकल कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कर्नल मोबाइल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अटैक करेगा, तो कौन सी फोर्सेस है, दीज आर द मेटालिक बॉन्डिंग। अब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, याद कीजिए आपने चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, 2 पोलर मॉलिक्यूल हैं, आपस में कौन सी फोर्सेस से होंगे, याद कीजिएगा, ए बी। मान लो यदि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी पर क्या आता था, पार्शियल नेगेटिव, तो उस केस में क्या था, नेगेटिव एंड ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा है, दिस इज पोलर, ये भी कैसा है, पोलर। Then negative end of 1 molecule will attract the positive end of neighboring molecule by some special kind of forces। यहां डाइपोल, तो इन फोर्सेस का नाम क्या है, डाइपोल फोर्सेस। सो यहां क्या है, डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में
कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कैसे खींचता है, चैप्टर 5 में पढ़ा था, स्पेशल टाइप की फोर्सेस, दीज आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। दूसरा नाम इनका है मोमेंटरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और तीसरा नाम हमारे पास कहना है इनका टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल सॉलिड है, कांस्टेंट पार्टिकल यहां भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में होती कौन सी फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल। बट यहाँ कंडीशन है हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम कंपलसरी होने चाहिए, तो इस वजह से यहाँ वैसे तो डाइपोल डाइपोल ही है, लेकिन उनका स्पेशल नेम क्या है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, मस्त पढ़ने लिखे क्लियर होने चाहिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट है फिजिकल स्टेट। याद रखिएगा फिजिकल स्टेट का मतलब कि वो कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा नेचर में, लिक्विड में या गैसेस फॉर्म में। आप माइंड में ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहां पर सॉलिड लिखा है, सारे सॉलिड है, यहां लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी। क्लियर है चीज। अब फिजिकल स्टेट यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब यहां पर पहले हम इन तीनों को आपस में देखते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किसमें है? नॉर्मली देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, इनकी स्ट्रेंथ जो है कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा होती है। बट कोवलेंट सॉलिड के अंदर याद रखिएगा दे आर द 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। इन्हें क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। तो इस समय में इनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं that will become stronger than these two। तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कोवलेंट सॉलिड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यानी कि यहां हमारे पास क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, तो कांस्टेंट पार्टिकल कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड। कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड। यहां 3 पॉइंट एक साथ बताता हूं, फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट। ये सब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। यदि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड। कांस्टेंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे तो इसका कंपाउंड या वो सब्सटेंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में। यदि वो लूज होंगे तो लिक्विड फॉर्म में, और यदि और ज्यादा लूज होंगे तो गैसेस फॉर्म में। सेम वे से हार्डनेस, यदि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो वेरी हार्ड, यदि वो कम होंगी, वीक होंगी तो हार्ड, और ज्यादा वीक होंगी तो सॉफ्ट, और बहुत ज्यादा वीक होंगी तो वेरी सॉफ्ट। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट, यदि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वेरी हाई, दूसरे केस में फोर्सेस वीक है तो लो, हाई हो गया, उसके बाद लो, और फिर क्या होगा, वेरी लो। पहले मैंने बोला इन तीनों का कंपैरिजन, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक। इनमें देखा जाए तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होती है, आयनिक और मेटालिक में। लेकिन कोवलेंट सॉलिड कैसे सॉलिड है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड या 3 डायमेंशनल जायंट सॉलिड्स, बड़े साइज में होते हैं। तो यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इनकी फिजिकल स्टेट नॉर्मली कौन सी फॉर्म में पाए जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में। हार्डनेस कैसे होगी, वेरी हार्ड। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, वेरी हाई। उसके बाद इन दोनों की फोर्सेस लगभग इक्वल हैं, यानी कि इन दोनों की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनकी स्ट्रेंथ लगभग इक्वल है। इसलिए ये दोनों भी सॉलिड में, ये सॉलिड फॉर्म में, आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में, मेटालिक सॉलिड में मेनली क्या आएंगे हमारे पास, मेटल्स एंड अलॉयज। तो दे एग्जिस्ट जनरली इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी क्या है, विच इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक। उसके बाद फोर्सेस जो है वीक हैं इनके मुकाबले में, तो इस वजह से इनकी यहां पर कोवलेंट सॉलिड क्या थे, वेरी हार्ड, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हार्ड। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है उनके, मेटालिक कोवलेंट सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग है और उन दोनों में वीक है उसके मुकाबले में। तो इसलिए कोवलेंट सॉलिड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। अब आता जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो इन तीनों के मुकाबले में वीक है। तो यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट सॉलिड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कम ये दोनों। अब इन तीनों में देखें तो इन तीनों में हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें यदि देखा जाए तो पोलर वाले में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में, यहां दोनों में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस है, लेकिन यहां इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां डाइपोल डाइपोल। और यहां क्या है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आप ये भी जानते हैं कि इनमें से डाइपोल डाइपोल वाली जो फोर्सेस हैं ये दोनों, ये लंदन डिस्पर्शन वाली से क्या होंगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो यानी कि यहां पर, और ये तीनों फोर्सेस उनसे क्या होंगी, वीक।
तो अब जब कंपैरिजन कीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट फिजिकल स्टेट, कोवलेंट सॉलिड में फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी सॉलिड, इनमें उससे भी होगी लेकिन पार्टिकल क्लोज है सॉलिड। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों में यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उनसे ज्यादा वीक है, तो जनरली रेजिस्टेंट सॉलिड स्टेट, सॉरी लिक्विड स्टेट। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों में फिर भी क्या है, वो कुछ एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में है, ये भी सॉलिड और लिक्विड दोनों में है। मेनली लिक्विड होंगे सर, ये मेनली लिक्विड होंगे। अब यहां नॉन पोलर में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये उनसे ज्यादा वीक है, इस वजह से ये कैसे होंगे, गैसेस फॉर्म में। अगला पॉइंट हार्डनेस, सबसे स्ट्रॉन्ग वेरी हाई, दोनों से कम हाई, सॉरी वेरी हार्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग है इसलिए वेरी हार्ड, उनसे ये दोनों उससे कम है इसलिए हार्ड है। ये तीनों क्या है, उनसे वीक है इसलिए इनका फोर्स ऑफ एक्शन वीक है, तो ये कैसे होंगे, सॉफ्ट, ये दोनों। और ये नॉन पोलर वाले में सबसे ज्यादा वीक फोर्सेस होते हैं, तो दे आर वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, फोर्स यदि स्ट्रॉन्ग है तो वेरी हाई, उसके वीक है तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। इनमें उससे वीक है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लो, क्योंकि ये फोर्सेस एक दूसरे के लगभग बराबर से हैं, लेकिन स्ट्रेंथ लगभग बराबर है। और यहां फोर्सेस क्या है, बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए क्या होगा, वेरी लो। नेक्स्ट पॉइंट है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये कंपाउंड किस चीज के अंदर डिसोल्व होगा या किस चीज के अंदर घुलनशील है। तो यहां मैं यदि बात करके चलता हूं तो मेरे पास यहां केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट्स हैं, solvents are of two types. One is polar inorganic solvent such as water, और दूसरा है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट such as CCl4, benzene, etc. हमारे पास केमिस्ट्री में सॉल्वेंट्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज वाटर इनका एग्जांपल है, और दूसरे क्या है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज CCl4 एंड बेंजीन। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ये सॉलिड्स हैं ये इसमें ज्यादा सोल्युबल है पोलर इनऑर्गेनिक सॉलिड में, या इसमें ज्यादा सोल्युबल है, या किसमें सोल्युबल है और किसमें इनसोल्युबल है। तो यहां एक थ्योरी चलती है, थ्योरी का नाम क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है, जिनकी नेचर आपस में मैच करेगी वो एक दूसरे में ज्यादा डिसॉल्व होंगे। क्लियर। अब जो पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज वाटर है, पोलर ने इंडिकेशन दे दिया कि इनमें नेट डाइपोमेंट क्या होगी, ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां चार्ज होगा। और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनमें नेट डाइपोमेंट क्या होगी, इक्वल टू 0, यानी कि चार्ज नहीं होगा, या चार्ज होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां जाते हैं आयनिक सॉल्वेंट, कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, अपोजिटली चार्ज आयंस, यानी कि चार्ज है, तो ये किसमें ज्यादा सोल्युबल होंगे, जिसमें चार्ज है, यानी कि दे आर मोर सोल्युबल इन पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और दूसरे वाले में जिससे नेचर मैच नहीं कर रही तो उनके अंदर क्या होंगे, या तो लेस सोल्युबल या फिर क्या होंगे, इनसोल्युबल। दे आर लेस सोल्युबल और इनसोल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लियर। सेकंड थिंग कोवलेंट सॉलिड्स, आपने वहां पर पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड वालों में, कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि विदाउट चार्ज। अब नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉलिड ये भी विदाउट चार्ज है, तो यानी कि ये नॉन पोलर के अंदर मोर सोल्युबल होंगे और उनके अंदर क्या होंगे, लेस सोल्युबल या इनसोल्युबल। तो दिस इज अपोजिट टू आयनिक सॉलिड। इनमें क्या लिखेंगे, मोर सोल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड लेस सोल्युबल और इनसोल्युबल इन पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब मेटालिक सॉल्वेंट मैंने डैश करना है, क्यों, क्योंकि मेटल जो हैं वो इनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, डिसॉल्व वाला कंसेप्ट नहीं है। अब यहां देखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर, दिस इज पोलर, नेचर मैच, more soluble in polar inorganic solvents and less soluble or insoluble in non-polar organic solvents। तो ये नेचर किससे मैच कर रही है, आयनिक सॉलिड से, तो सिमिलर टू आयनिक सॉलिड। यहां भी वही सेम केस है, क्योंकि है क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये भी सिमिलर टू आयनिक सॉलिड। और यहां इनकी नेचर किससे मैच कर रही है, नॉन पोलर में चार्ज नहीं है, तो नॉन पोलर वाले इस नॉन पोलर वाले के अंदर क्या होंगे, मोर सोल्युबल। तो ये नेचर किससे मैच कर रही है, कोवलेंट सॉलिड से।
सो इट्स सिमिलर टू कोवलेंट सॉलिड्स। क्लियर हो गया चीज? एक लास्ट पॉइंट है इसका, आपके सामने कुछ नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा सेवेंथ पॉइंट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स क्या है कि these substances will allow electric current to pass through them or not. It means if they will allow electric current to pass through them, it means they will conduct electricity, then we will say that they are the good conductor. And if they will not allow electricity to pass through them, then they are called bad conductor or they are also called insulators. अब देखिए यहाँ पहला है आयनिक सॉलिड। मैंने आपको बताया बेटा आयनिक सॉलिड है क्या? आयनिक कंपाउंड। और याद कीजिए प्लस वन में आपने पढ़ा भी था आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड और आयनिक सॉलिड do not conduct electricity in solid state, but they can conduct electricity in molten state or aqueous solution phase. Do not conduct electricity in solid state, but they can conduct electricity in molten state or aqueous solution phase। अब बात आती है कि why ionic compound और why ionic solids do not conduct electricity in solid state but they can conduct electricity in molten state or aqueous solution phase। इसके पीछे रीजन क्या है? याद रखिएगा बेटा केमिस्ट्री के अंदर कभी भी हमें ये आ जाए कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और ये नहीं करेगा, तो इसका सिर्फ एक रीजन है। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है? जब या तो उसके पास फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। मैंने दोबारा बता रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने के लिए या तो फ्री आयंस चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यदि ये दोनों में से फ्री है, कुछ भी फ्री पड़ा है, तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, अदरवाइज कंडक्ट नहीं होगी। अब बात आती है कि सॉलिड स्टेट में आप कहेंगे सर आयनिक सॉलिड है, पार्टिकल्स के हैं, आयंस हैं, तो ये इसका लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी पड़ेगी, करते होंगे, लेकिन यहां कंडीशन है सॉलिड स्टेट में नहीं करते, बट मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन फेज वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाई आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। पहले ये बताएंगे। हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड है या आयनिक सॉलिड है, उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हैं? दीज आर द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? These positively charged ions are held with each other by strong electrostatic forces of attraction. Clear? And वही इसका रीजन है। तो आप बताएंगे in ionic compounds do not conduct electricity in solid state because in solid state the positively charged ions are held with each other by strong electrostatic forces of attraction and these ions are not free to move here and there. सॉलिड स्टेट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव चार्ज आयन के बीच में कि आयन फ्री ही नहीं है इधर उधर मूव करने के लिए, और जब फ्री नहीं है देन इन दैट कंडीशन दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब बात आती है मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन फेज। मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन फेज की बात करें तो जब हम उसे मेल्ट करते हैं, यानी कि हम उसे गर्म करके पिघला रहे हैं, और एक्वस सॉल्यूशन फेज में हम उसे पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जब इन दोनों ही केस में किसी आयनिक कंपाउंड को या तो मेल्ट करते हैं या वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इन दोनों ही केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? वीक, और पार्टिकल कैसे हो जाएंगे? लूज, यानी कि पार्टिकल आयंस कैसे हो जाएंगे? फ्री।
तो आप बताएंगे इन मोल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन फेज द oppositely charged ions will become free to move here and there due to weakening of forces of attraction या weakening of electrostatic forces of attraction, क्योंकि इन दोनों स्टेज में उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो जाएंगी? वीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो जाएंगी? वीक। पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे? फ्री, यानी कि आयंस विल बिकम फ्री टू मूव हियर एंड देयर, और यदि आयन फ्री है देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉरी इन मोल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन फेज। क्लियर? नेक्स्ट कोवलेंट सॉलिड, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। इनके एग्जांपल से बता देता हूं, एग्जांपल से कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल है डायमंड, सिलिकॉन, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, ग्रेफाइट, ये सब इसके एग्जांपल हैं। दे आर बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कोवलेंट सॉलिड्स हैं, इनमें अपोजिटली चार्ज आयंस या अपोजिटली चार्ज आयंस या इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, दे आर बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। और आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है, तो प्लस 1 में पढ़ा है डायमंड और ग्रेफाइट में। इन केस ऑफ ग्रेफाइट 1 कार्बन एटम इज हैविंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दैट्स व्हाई each carbon atom is having 1 free electron, that's why they can conduct electricity। इनके एग्जांपल बताने रह गए थे। आयनिक सॉलिड्स हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स पहले ले लीजिए, हमारे पास कोई भी ले लो, NaCl, Na2SO4, NH4 thrice PO4, अमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब थर्ड है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में हमारे पास आएंगे क्या? ऑल द मेटल्स एंड अलॉयज। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं सभी के, दीज आर द एग्जांपल्स। और याद कीजिएगा, मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन आप जानते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू दिस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, चार्ज का कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और नो चार्ज का कंसेप्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो मेनली इनके बारे में बताया जाता है, यहां हम डैश लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया चीज? ये हमारा था आज का सेकंड टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेकंड टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। एग्जाम्पल की बात है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एग्जाम्पल्स, नेट डेवलपमेंट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 की बात करके चलते हैं, तो हमारे पास जैसे ओजोन है, SO2 है, ICl है, इस तरह से इसके अंदर आगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मैंने आपको बताया है एग्जांपल्स, या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, नहीं तो एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नोबल गैसेस के एटम है, तो इसलिए यहां पर एग्जांपल में क्या है? नोबल गैसेस। पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑल द होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मींस सेम, डाइएटॉमिक मीन 2 एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एलिमेंट के 2 एटम हो, उन्हें बोलते हैं होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि दोनों एटम सेम होने चाहिए। एग्जांपल I2, Cl2, F2, Br2। उसके अलावा नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन, ये सब इसमें आ जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसमें हम जानते हैं बहुत एग्जांपल्स आपने पढ़े भी हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड वाटर के फॉर्म में। उसके अलावा H2 की बात करें, और कहां है हमारे पास? NH3 में, अमोनिया के अंदर, HF एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे पास, इसके एग्जांपल हैं। दिस वाज ऑल अबाउट माय सेकंड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ crystalline solids or types of crystalline solids on the basis of forces of attraction between constituent particles। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये सेकंड वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यदि कहीं भी कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और इस तरह के वीडियोस को फर्दर, अब आपके पास केमिस्ट्री की सभी वीडियोस को ऑब्टेन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाइएगा, ताकि मेरे आगे जो फर्दर जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो सभी आप असेस कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, बेस्ट विशेस।